नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। पहली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। हाल ही में आपको याद होगा कि नीट के एग्जाम फिर से कंडक्ट कराए गए थे। जैसे तैसे सफलतापूर्वक इस बार तो नीट के एग्जाम हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें टीईटी फेल हो गई और 24 घंटे पहले ये पेपर लीक हो गया। फिर क्या था, जिन बच्चों को पेपर देना था उनका पेपर रविवार को होना था, लेकिन अब ये पेपर हो नहीं पाएगा। इस पूरे मामले में जानकारी ये सामने आ रही कि 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार थे जिनको पेपर देना था। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो महाराष्ट्र में पहले से ही टीचर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था टीईटी एग्जाम वाला, उसके तहत इनको भी इसका एग्जाम देना था और इसके लिए उनकी भी तैयारी थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक पेपर लीक के मामले में सूचना मिलने के बाद थाने के भिवंडी इलाके में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया है, जब्त पेपर को वेरीफाई भी कराया गया है। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि संख्या जो है वो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जानकारी ये भी आ रही है कि 24 घंटे पहले जो लीक हुआ पेपर, इसमें महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल की तरफ से कुछ लोगों के ऊपर शक जाहिर किया गया है। तो भिवंडी इलाके में थाने के फिलहाल छापेमार कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आगे इसमें खुलासा होगा कि आखिरकार पेपर लीक वाला मामला हम रोक क्यों नहीं पा रहे, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो। चूक कहां पर हो रही है, विश्वास की खाई कहां पर पैदा हो रही है, आखिर क्यों तकनीकी तौर में जब आज हम एआई के जमाने में जी रहे हैं तब वहां पर हम एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। कभी एयरफोर्स की जरूरत लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, तो कभी इस तरह से अगर आप जमीन पर पेपर करवा रहे हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो आखिर लूप होल कहां पर है, क्यों नहीं इससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित और सुनिश्चित हो पाएगा। महाराष्ट्र स्टेट में टीईटी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्जाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करते दूसरी खबर का, जो कि अयोध्या से है। राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर एसआईटी ने 23 तारीख को रिपोर्ट सौंपी थी और जिसके बाद अब 25 तारीख को जाकर इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसमें महासचिव चंपत राय या फिर जो ट्रस्टी है अनिल मिश्र, उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब कल ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और इसके पीछे की वजह बताई गई है कि नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद ये जवाब आता है कि नैतिकता के आधार पर। इतने लंबे समय से आरोप लग रहे थे, इतने लंबे समय से सब चीजें चल रही थी और अब जाकर नैतिकता की याद आ रही है। तो आप जरा खुद सोचिए कि किस तरह के भक्त हमने रखे हुए हैं मंदिर के अंदर, और खुद अपने ही भगवान के घर में जो चोरी कर रहा हो उसके बाद उस पर कैसे कोई विश्वास करे। तो कहीं ना कहीं आस्था पर कुठाराघात हुआ है और पूरा देश इस मामले में न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि इसमें न्याय हो भगवान राम के साथ भी और उनके भक्तों के साथ भी। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आखिरकार इतने लंबे समय से जब ये पूरा मामला चल रहा था तो हिंदुत्व की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनकी भी जबान फूटी और वो भी आखिरकार बोले। बोलना भी एक दबाव था, मजबूरी था, जो भी था, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। इंडोनेशिया के जकार्ता में जाकर उन्होंने ये बात बोली है और कहा है कि इस मामले में आस्था और भरोसा की चोरी हुई है। कानून और ईश्वर दोनों दंड देगा और दंड मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। वही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, करनी सेना, अन्य नेताओं ने निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई, ट्रस्ट की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार में आश्वासन दिया है सरकार की तरफ से कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए TN मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो प्रमुख है लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। TN मिश्रा जी, जिस तरह से अब तक के जांच आगे बढ़ी है, अब भी कहानी वही आकर रुक जाती है कि अब भी चंपत राय के खिलाफ ना कोई मुकदमा हुआ है, ना ही अनिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है। इसको लेकर क्या कोई आगे कुछ साक्ष्य जुटे हैं, कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको भी तो दोषी माना ही जाएगा। देखिए चलिए सही कर रहे हैं, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा और इसके आता गोपाल राय, इन लोगों को मिला करके जो सिकड़ी थी, ये सिकड़ी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ये जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक जो है ये लोगों में भ्रम बना रहेगा। अब स्थिति क्या है, जो राम मंदिर के भक्त हैं, जो करोड़ों भक्त हैं, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, जो पैसा लगातार दे रहे हैं, तो भगवान के नाम पर दे रहे हैं। अब उनको जब लगा हमारा बाड़ी कमाई का पैसा किस तरह चोरी किया जा रहा है, तो उनमें भी काफी रोष है। कल जो है जब केजरीवाल गए दिल्ली से, तो इसको लेकर के भी पंडाउन प्रदर्शन किया, लेकिन केजरीवाल ने भी इसके खिलाफ बोला। अब चंदा चोरी को लेकर के सरकार है, जहां तक SIT की बात, तो SIT भी आगे कोई कार्रवाई कर नहीं रही। SIT अपने उसी रिपोर्ट पर कायम है जो सौंपी है उसने। और उसके बाद ही जो 8 जो छोटे छोटे लोग जेल भेज दिए गए, जो समझ कहा जाए कि बॉटम वाले लोग से भेजे गए, और बड़ों पर कोई जो है इसका जो है असर नहीं पड़ा। तो इसको लेकर के अभी भी आज जब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया तो थोड़ा जरूर हलचल हुई है, लेकिन इस हलचल से कितना असर पड़ता है ये तब पता चलेगा जब सरकार कोई एक्शन ले। क्योंकि दानपेटी से अचानक जो पैसे जो कम हो रहे थे, जब कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीक्रेट कैमरे लगा करके इन लोगों ने पता किया, तो वो लोग कैमरे के आगे खड़े हो जाते थे और तब जो है वो गड्डियां 500-500 की गैप करते थे। तो ये जो स्थिति है तो कितनी अरसे से चल रही थी ये अभी किसी को नहीं पता है, कितने अरसे, तो एक हफ्ते के फुटेज मान लिया इस बात की है, लेकिन ये तो महीनों से सालों चल रहा होगा। तो ये कितनी बड़ी रकम गई है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, और जो जिम्मेदार हैं वो इससे अभी तक कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं और न उन पर कोई सरकार एक्शन ले रही है। बिल्कुल, मुझे एक ही कहावत याद आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की, सुमरत को ना ही कोई दोष, यानी कि जो सम्मानजनक स्थिति में है समाज में, जो शक्तिशाली है, उनको कोई दोष नहीं लगता। यहाँ पर भी कुछ यही हालात दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया TN मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हालात किस कदर है, विश्वासघात हुआ है भक्तों के साथ, भगवान के साथ और आस्था के साथ। तो इस विश्वासघात को लेकर कब न्याय होता है, इसका इंतजार पूरे देश को है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर राजधानी रायपुर से, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और 8वां दिन आज इसका रहा है। और इस शिविर में पूर्व CM भूपेश बघेल पहुंचे। हालांकि 10 दिवसीय शिविर में अलग अलग तरीके से टास्क दिए गए जिला अध्यक्षों को, उनको परखने के लिए, उनके सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए उनको अलग अलग टास्क देकर अलग जगहों पर भेजा गया है। गांवों में भेजा गया है, कई जगहों पर भेजा गया है। लेकिन आज इस टास्क के साथ साथ सियासत भी हुई है, क्योंकि इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया है। बड़े नेताओं के बेटों को युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पोस्टर में पूर्व CM भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे नजर आते हैं। और एक तरफ कांग्रेस प्रशिक्षण कर रही तो दूसरी तरफ भाजपा हर दिन नए पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। तो 41 जिला अध्यक्षों की ये प्रशिक्षण शिविर की जो कार्यशाला है ये चल रही है, और इसमें हर दिन नए नए जो बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं। KC वेणुगोपाल हो, चाहे अलका लांबा हो, या पहले दूसरे दिन आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, अन्य नेता भी लगातार हर दिन पहुंच रहे हैं। पवन खेड़ा भी पहुंचे। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज भूपेश बघेल भी पहुंचे थे, क्या उन्होंने गुरु मंत्र दिया है और क्या कहा है जिला अध्यक्षों से? साथ साथ इसको लेकर जो सियासत हो रही है उस पर क्या जानकारी?
रूप से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है। आज कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का 8वां दिन है। आज शाम 6 बजे का समय तय किया गया है, जब अमनपुर के प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल व्याख्यान देंगे। अलग अलग वक्ता लगातार व्याख्यान दे रहे हैं। जो दिल्ली से आने वाले वक्ता हैं, चाहे उनमें राहुल गांधी हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, अलका लांबा हो, सेंथिल हो, अलग अलग वक्ता जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रशिक्षण देते। जबकि छत्तीसगढ़ के नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, दीपक बैज हो, ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ के विषयों पर जो है वो अपना व्याख्यान जो है वो जिलाध्यक्षों को दे रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। लगातार अलग अलग दिनों में अलग अलग वक्ताओं का प्रबोधन कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। इसी क्रम में आज भूपेश बघेल भी अपना व्याख्यान देंगे। एक विषय उनके लिए तय किया गया, पेशा कानून से लेकर जल जंगल जमीन, आदिवासियों के अधिकार समेत कई ऐसे कानून हैं, जो कई ऐसे विषय जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसी तरह से आरएसएस की रीति नीति, कांग्रेस की रीति नीति, भाजपा से निपटने के तरीके, ऐसे कई राष्ट्रीय विषय भी तय किए गए हैं, जिन पर जो वक्ता हैं वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस का प्रशिक्षण जारी। इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज भी कर रही है। आज भी कार्टून जारी किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के इलेक्शन को लेकर निशाना साधा गया। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी देखने मिल रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको और मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन सियासत का जो मौका है वो बीजेपी ढूंढ ही लेती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए गौरव। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और चलिए रुक करते 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर का, जो इंदौर से है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक पुलिसकर्मी को जो सजा मिली थी, अब वो सजा खारिज हो गई है। अदालत ने उनको दोष मुक्त किया है। एनडीपीएस के तहत उनके ऊपर यह एक्शन हुआ था, लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला कि दरअसल जिस मामले में कार्रवाई हुई थी, ड्रग के मामले में, वो यूरिया है। तो अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपों से उनको मुक्त कर दिया है, नौकरी पर बहाली का आदेश दिया है। अब पुलिसकर्मी लखन गुप्ता की तरफ से तत्कालीन 3 आईपीएस अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निजी परिवाद दायर करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। उनके वकील नितिन पराशर का दावा है कि न्यायालय ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच का रास्ता अब खुल सकता है। गुप्ता का कहना है कि उन्हें झूठे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ड्रग के रूप में जब्त किए गए पदार्थ को भोपाल और हैदराबाद के लैब में जब जांचा गया तो वो यूरिया निकला। अब इस मामले में आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जब उस वक्त गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, क्या उस वक्त ये जांच नहीं हुई कि ये यूरिया है या ड्रग्स है? जिनका रोज काम अपराधियों को पकड़ना है, क्या वो ये समझ नहीं पाए कि यूरिया क्या होता है और ड्रग क्या होता है? तो तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। हालांकि अब इन तमाम लोगों पर परिवाद दायर कर दिया गया है। मामले के अंतर्गत जो मेरे पक्षकार थे, मेरे पक्षकार के विरुद्ध जो है एक फर्जी रूप से 198 ग्राम मादक पदार्थ की जब्ती बताकर ये मामले को दर्ज किया जाता है। दर्ज उपरांत मामले इसमें जो कांस्टेबल लखन गुप्ता है और बाकी आरोपीगण न्यायिक को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में ये 10 महीने जेल में भी रह के आए हैं। दौराने प्रकरण इसमें एफएसएल जो इन्होंने बताया था कि एमडी जब्त होना, वो एफएसएल जाती है, भोपाल लैब में चेक होती है, तो वो एमडी ड्रग्स ना होकर यूरिया आता है। इस मामले में प्रकरण में खारिजी काट दी गई है। पुलिस द्वारा खारिजी प्रस्तुत की गई थी, न्यायालय ने जो कि स्वीकार किया। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, ये बड़ा समझ से परे मामला है कि पहले आप कार्रवाई करते हैं, सजा हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वो ड्रग्स नहीं यूरिया है। क्या है ये गड़बड़? उनमें से एक आरोपी जो थे वो लखन गुप्ता थे, जो इंदौर एडिशनल कांस्टेबल पद पे इनकी पोस्टिंग थी। ये नौकरी में कार्यरत थे और ये जब कार्रवाई की गई उस समय इंदौर में 3 आईपीएस अधिकारी जो है प्रशिक्षु के तौर पर उनको पहला थाना अलॉट हुआ था और इन 3 आईपीएस अधिकारियों के साथ में
16 अन्य पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई थी। इस टीम को सूचना मिली थी कि इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में एमडी ड्रग्स लेकर जो है कुछ तस्कर जो है यहाँ पहुंचते हैं और इसकी डीलिंग होने वाली है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों को पकड़ने के बाद में पुलिस ने जो ड्रग्स है उसके सैंपल्स जो होते हैं, जब कार्रवाई होती है उस समय सैंपल लिया जाता है, ड्रग्स को अपने पोजीशन में लिया जाता है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, जिसके चलते दखल भी 10 महीने तक जेल में रहा था। और इसी दौरान प्रोसेस होती है, जब लैब में भेजा जाता है, लैब से वहां से सैंपल को चेक करके आता है कि वो ड्रग्स कौन सी है। इस ड्रग्स में ये पता चलता है कि जब लैब पे सैंपल भेजा जाता है तो सैंपल में ये आता है कि ये ड्रग्स नहीं, यूरिया है। यूरिया की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस ने इसमें खात्मा काटा। हालांकि 10 महीने तक जेल काटने के दौरान कांस्टेबल लखन गुप्ता को जो है सस्पेंड करके उनको नौकरी से भी बाहर कर दिया गया था। और इस 10 महीने के दौरान उन्होंने जेल में जो प्रताड़नाएं झेली और जो उनके साथ में सारी चीजें, और इसी दौरान जब पुलिस ने खात्मा पेश किया तो खात्मे के आधार पर इन्हें वहां से बाहर तो किया गया, पर इन्होंने एक वाद लगाया और कोर्ट से इनको रिलीफ मिला। इंदौर कोर्ट ने इनको रिलीफ देते हुए इनको नौकरी में बहाली के लिए इनको अनुमति दी। इसके बाद में इन्होंने एक निजी परिवार लगाया है। उस निजी परिवार में उन्होंने ये कहा है कि 10 महीने से उन्होंने प्रताड़ना झेली है, जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी छवि। बिल्कुल जाहिर सी बात है महेश जी, कई तरह के सवाल है जिनके जवाब आने बाकी। आगे क्या कार्रवाई होती है आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।